मकड़ासुर की माया। ये कब चित्र है दोस्तों। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता कर नहीं करनी चाहिए खजान सिंह। मौत की घाटी को पार किए बिना हम तक नहीं पहुंच सकता, और मौत की घाटी में प्रवेश करने का मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना है। सचमुच तुम्हारी इस तिलस्मी घाटी में पहुंचने वाला किसी एक पेड़ का फल बनकर तो वह रह जाता है मकड़ासुर। पूरे सूरत नगर राज्य में उन दिनों डाकू खजान सिंह का आतंक बनकर छाया हुआ था। होशियार डाकू आ रहे हैं, डाकू डाकू खजान सिंह, ओह डाकू आ गए, भागो डाकू आ गए, डाकू खजान सिंह आ गया, भागो। जल्दी ही जिसको जो जगह मिली वह वहीं समा गया। तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था डाकू खजान सिंह का दल। हा हा हा। बंद दरवाजों खुलवाने आते हैं खजान सिंह को, मेरे 10 तक गिनती गिनने से पहले दरवाजों खोल दो, वरना परिणाम भयंकर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आग लगा दो इनके घरों में। अगले ही पल हा हा, बल्ले बिल्लो में बाहर निकलो, चूहों बिलों से बाहर निकलो। हा हा, बचाओ बचाओ। हा हा, केवल खजान सिंह ही बचा सकता है तुम सब लोगों को। और जब जान के लाले पड़ जाएं तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। बचाओ। आह आह। तभी एक आखिरी मौका देता हूँ खजान सिंह, दरवाजे खोल दो वरना तुमको खाक में मिला देंगे। नहीं माई बाप, ऐसा मत करना। इसके बाद हमें माफ कर दो सरदार। आ जा, तू भी बाहर आ जा। गलती हो गई बाप। खाल उतार दो इन सब की, लूट लो इनकी सारा माल। और अगली पल सटाक सटाक, हमें माफ कर दो सरदार। आह आह। लूट लो इन लूट लो इनका सब कुछ। बचाओ। और फिर यह भूषण हमें दे। आए मेरी जीवन भर की पूंजी। और यह सूट को तो मुझे दे दे लाला। नहीं, यह दौलत मेरी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। पूरे नगर को लूटने के बाद डाकू वापस लौट गए। इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हा हा हा। आय मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट कर ले गए वे डाकू। बू ए, मेरा एक भी आभूषण नहीं छोड़ा। लोग लूटने वाले लोग नागरिक फरियाद लेकर राजा सूरज सिंह के दरबार में पहुंचे। अपनी सारी बात सुनकर आप लोग धैर्य रखें, आज ही कोई प्रबंध करते हैं। गुप्तरों व कोतवाल को बुलाइए। महामंत्री जी महाराज। आसमान सन पाकर नागरिक वहां से चले गए और सिर दी कोतवाल होशियार सिंह हाजिर हुआ। राज्य में तमाम गुप्तरों और डाकू का खजाना सिंह के गिरोह की तलाश में लगा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। ठीक है तुम जाओ। इस बुराई को खात्मे के लिए मुझे समय वेश बदल कर डाकुओं की टोली लेनी होगी, और उसके जाने के बाद पहरेदार मुझे नहीं पहचान सके, डाकू भी नहीं पहचान सकेंगे। इस नागरिकों के सरस जीवन विष घोल रहा है डाकू। उस नाई से सुराख लगवाने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई सूत्र हाथ लग जाए। लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, पक्की खबर है। आह, दाल में कुछ काला है नत्थू। नाई कभी कच्ची खबर नहीं रखता। परसों रात को सेठ भीमे शाह की लड़की की शादी है। लड़के वाले काफी मालदार आदमी हैं। ठीक है, हम परसों रात ही भीम सिंह के यहाँ डाका डालेंगे। इतना कहकर वह वहां से चल दिया और महाराज उसका पीछा करने लगा। यहाँ तो पूरी दाल काली निकली। हमें उस डाकू का पीछा करते हुए डाकुओं के ठिकाने का पता चलना चाहिए। और यह तो नगर के बाहर की ओर जा रहा है, रास्ते पर जा रहा है। ओह, इसके पास अपने घोड़ा यहाँ छोड़ रखा था ताकि नगर में इसकी पहचान न हो जाए। और फिर ओह, हाथ से निकल गया। कम वक्त, काश मेरे पास भी घोड़ा होता। और तीसरे दिन रात को अब उन लोगों को यहाँ आना चाहिए।
पों पों पी पों। और दुल्हे समेत बारात हवेली में प्रवेश कर गई और थोड़ी देर पर भागो डाकू आ गई। आह, कैर सिंह के रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दरबान पार कर कैर सिंह मंडप पर पहुंचा। शादी मुबारक हो दुल्हे राजा। कैर सिंह, हाँ सरदार। खजाना खजान सिंह के पुत्र कैर सिंह का कैर से बचना चाहती है तो किसी तरह हिल झूल सब कुछ आभूषण और रोकड़ा हमारे हवाले कर दे सेठ। बचाओ। क्या मतलब? कैर सिंह ने सिर उठाकर ऊपर देखना चाहा, मगर अह, कैर सिंह का पासा ही पलटा गया। खबरदार हिले तो गर्दन उड़ा दूंगा। फंस गया। उसके साथी स्थिति भी भिन्न नहीं थी। अपने हथियार फेंक दो। सबने हथियार डाल दिए और बाहर की स्थिति बेहतर नहीं थी। ओह, बारातियों के वेश में सैनिक धोखा और सिर दी डाकुओं के हौसले परस्त हो गई। भागो भागो। और उसे पूछताछ करने के लिए फिलहाल कारागार में डाल दिया गया। मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कुछ डाकू भाग निकले लेकिन कैर सिंह उसके साथियों सहित नथुनाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नथुनाई को सामाजिक सार्वजनिक तौर पर फांसी लगा दी गई। डाकुओं की मुखबरी करने वाले निर्दोष की हत्या करने वाले को यही अंजाम होना है। और उसके बाद पूछताछ करने वाले कोतवाल का कहर बरपाना शुरू हो गया कैर सिंह पर। बोल खजान सिंह का अड्डा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। उफ, तुझे जुबान खोलनी पड़ेगी। लेकिन कैर सिंह बेहोश हो चुका था। उधर महल में महाराज, हमारे पड़ोसी राजा बहादुर के युवराज वीरेंद्र सिंह पधारे हैं। युवराज का सम्मान सहित अतिथि गृह में पहुंचाओ और सैनिकों, हम आते हैं। कोतवाल जोरवार सिंह हमारे पास भेजो। सैनिक चला गया और कुछ देर बाद कोतवाल जोरावर सिंह उपस्थित हुआ। प्रणाम महाराज। क्या खबर है जोरावर सिंह? बहुत शक्ति और जिद्दी है वह कैर सिंह, किंतु जोरावर सिंह जल्दी ही उसकी जुबान खुलवा कर छोड़ेगा महाराज। उसकी जुबान खुलते ही हमें खबर करना जोरावर सिंह। फिर कोतवाल सिंह जोरावर सिंह भी चला गया। और उधर महाराज सूरज सिंह पहुंचे अतिथि कक्ष में। वीरेंद्र सिंह का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं महाराज। ओह वीरेंद्र सिंह, हम कुछ परेशान तो हैं लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम कहो राज्य में महाराज सब कुशल तो है ना? सब सकुशल है और मंगलम है महाराज। आप बताइए, शायद आपकी परेशानी कम करने के लिए हम मदद कर सके। जरूरत पड़ी तो आपकी मदद लेने से नहीं हिचकेंगे। नहीं युवराज, फिलहाल तो आराम कीजिए। युवराज वीरेंद्र सिंह कुछ देर बातचीत करने के बाद महाराज वहां से चले गए और उसी रात फंस गया। शाबाश चलो। और अगले ही पल खिड़की खुली है लेकिन वह कमरा खाली है। ओह, कमरे का द्वार कमरे का दरवाजा खोलकर वह गैलरी में पहुंचा। यहाँ पहरेदार है, इधर आने की प्रतीक्षा करनी होगी। और फिर वह पहरेदार वहां पहुंचा। एक ही बार में पहरा ढेर होकर दिया। और फिर युवराज वीरेंद्र सिंह को होश आया। मैं कहाँ हूँ? अगले ही पल वह उछल पड़ा। ओ मेरे वस्त्र गायब हैं। यह साधु की कुटिया, राजकुमारी डाकू खजान सिंह सब कहाँ गए? कहाँ गायब हो गई? अब क्या करूं? वह साधु, अवश्य ही साधु के वेश में कोई शैतान है जो मेरी तलवार तक ले गया। और तभी मारो मारो काटो, ओह जंगल के भील खतरा है। और युवराज वीरेंद्र सिंह फुर्ती से लपक कर एक पेड़ के पीछे छुप गया। मारो काटो। अचानक ओह भला, यह हूँ। और एक बार वह भील पीछे हटते नजर आए, मगर अगली पल आह, लेकिन
तुरंत ही। इसके साथ ही मारो, हमला बोलो। अचानक ओह, उसाएं खचाक, और फिर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। और तभी देवता की सौगंध, इन्हें क्षमा कर दो, यह आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम? इनका मुखिया। आप अवश्य ही कोई बहादुर इंसान हैं, और बहादुर क्षमा कर देते हैं। हम आपकी बात का पालन करेंगे। ठीक है, जाओ, हम समाधान देते हैं और भविष्य में किसी व्यक्ति को अकारण आक्रमण नहीं करना। इसके साथ ही मुखिया ने अपने वस्त्रों और मेरे मोर पंख निकाला और राजकुमार को भेंट किया। देवता का यह मोर पंख आप भेंट करता हूँ। इसके रहते आप कोई मायावी असुरी तिलस्मी शक्ति कोई असर नहीं करेगी। फिर भील वहां से विदा हो गया। वीरेंद्र सिंह मौत की घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। मौत की घाटी से पहले पड़ने वाली नदी के किनारे कपड़े धोते धोबी से वस्त्र प्राप्त कर लूंगा। और फिर वीरेंद्र सिंह जैसे ही नदी पर पहुंचा, ओह महाराज की ओर से यहाँ कपड़े धोने का कोई कर नहीं करता माई बाप। यह हमारा हुक्म चलता है, कर दो, वरना सारे कपड़े नदी में फेंक दूंगा। क्यों इसे परेशान कर रहे हो भाई? तू कौन है नंगे? अपना रास्ता नाप, वरना प्राणों से हाथ धो बैठेगा। अदब से बात करना सीखो सैनिक, और बचो युग। और वीरेंद्र सिंह सावधान। और फिर अपनी खैर चाहता तो भाग ले सुअर, वरना भाला तेरे शरीर के आर पार निकल जाएगा। सैनिक तुरंत वहां से भाग गया कायर। सैनिक के वेश में कोई लुटेरा था, यह सैनिक नहीं। और फिर मेरे वस्त्रों का कोई पूरा मेरा वस्त्र कोई चुरा ले गया है। क्या पहनने के लिए वस्त्र दे सकते हो? क्यों नहीं युग, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। धोबी ने पोटली से वीरेंद्र सिंह के नाप के वस्त्र निकाले और दे दिए। पहनकर वीरेंद्र सिंह धोबी से विदा ली। वो चप 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 वस्त्र गीले हो गई। खैर, कोई मौत की घाटी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और थोड़ी देर बाद, ओह यह तो मौत की घाटी, न जाने इस तिलस्मी राजकुमार शोभा कहाँ कैद होगी। दुश्मन छिपा बैठा है। अरे वह कुआ। वीरेंद्र सिंह ने कुएं के पार भीतर झाँक कर देखा। अरे यह तो कोई भाला किसने खींचा? अरे यह भाला किसने खींचा? जैसे ही कुआ के तल से टकराया, वो आग। यहाँ पग पग पर बिछे मौत के तिलस्म के कारण इसे मौत की घाटी कहा जाता है। अब भूख भी सताने लगी है, मगर कैसे पता चले कौन सा फल का असली है? एक युक्ति है। वीरेंद्र सिंह ने एक पत्थर उठाया और खींचकर फलों की ओर मारा। यह पत्थर भी तिलस्मी है। अरे, और तभी ची पत्थर चील बन गया। ओह, यह चील मुझे लिपटनी आ रही है। वीरेंद्र सिंह ने एक और पत्थर उठाया और चील पर दे मारा, लेकिन यह क्या यह पत्थर भी तिलस्मी था। और फिर इसके साथ दोनों और अजगर और चील धुएं में गायब हो गई। इन तिलस्मी की तह तक पहुंचने का कोई रास्ता शुरू होता होगा। वीरेंद्र सिंह चारों ओर देखा और एकाएक पूरी घाटी में केवल एक यह सफेद कमल है, और से यह कोई इसमें रहस्य है। वीरेंद्र सिंह ने पुल की तरफ बढ़ा और पुल तोड़ लिया। तभी ओह, यह क्या कुआ का जमीन में धंसता चला गया, गड़गड़, और तेजी से उधर लपका। जैसे ही कुआ के पास पहुंचा, कुएं के भीतर तो सीढ़ियां हैं, और उसने सीढ़ियां उतरने लगा। देखो नीचे क्या है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम सीढ़ी पहुंचा, वो मेरा भाला। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत ही भाला खींच लिया और उसी क्षण वहां भूकंप आ गया। यह कोई तूफान, बिजली बादल। केवल 1 मिनट बाद ही जलजला रुक गया। ओह, यह सुरंग। उफ, कोई खुखार जानवर।
अगले ही पल घुर, तभी तभी सिंह ने छलांग लगाई, मगर तभी घुर, सिंह के गुस्से में पलटा। सिंह का काम तमाम हो गया। वीरेंद्र सिंह के हलक से भाला खींचा, तभी धड़ाम, और जैसे ही धुआं हटा, ओ यह खिड़की कहाँ पहुंचेगी। वीरेंद्र सिंह खिड़की से दाखिल हुआ। दूसरी ओर एक कक्ष था। अरे, कक्ष की सभी दीवारें शीशे की हैं। अचानक, ओह, खिड़की बंद, यानी मैं इस सूरत खूबसूरत कक्ष में का कैदी। उसने भाला निकाला, दीवार पर मारा। मैं यहाँ कैद नहीं बनूंगा। अगले ही पल कक्ष की दीवार से छत टूट कर नीचे गिरने लगी। छन, किसी दीवार के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई, और वीरेंद्र सिंह ने अपनी आंखें खोला, देखा, ओह, डाकू खजान सिंह भाग कर कहाँ जाएगा। कायर, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, और अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और फिर साएं दाएं, और वीरेंद्र सिंह प्राण त्यागने ही खजान सिंह के पास पहुंचा। बता, राजकुमारी कहाँ है। राजकुमारी शोभा यहाँ है युवराज। युवराज, जैसे ही वह दोनों के पास पहुंचा, ओह, मटकासुर और खजान सिंह वेश बदल ले, तथा जिसे मैंने मारा वह कौन था। और खजान सिंह की लाश को देखा। ओह, यह कोई राक्षस है जिसने मैं धोखे में रखने के लिए यह रूप धरा है। शायद मुखिया ने दिए मोर पंख ने मेरे हर तिलस्म को तोड़ सकने के साथ ही शत्रु को पहचान सकता है। और एकाएक ही राजकुमार ने दोनों को बिना कोई मौका दिए उन पर टूट पड़ा। अब तू मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकता मटकासुर। मटकासुर के मरने के साथ ही मौत का तिलस्म की घाटी गायब हो गई, और साथ में ही मटकासुर द्वारा तिलस्म में फंसाकर विभिन्न रूपों में पेड़ों पर लटके हुए सभी लोग अपने मानव शरीर में जीवित हो उठे, और महल के गायब होते ही उसके छुपे डाकू खजान सिंह का दल पर टूट पड़े। ओह, आप ठीक हैं राजकुमारी जी। आप न आते तो शायद जिंदा न बच पाती। और कहर सिंह के साथ बाकी जिंदा बचे डाकुओं को फांसी पर लटका दिया गया। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी शोभा का विवाह युवराज वीरेंद्र सिंह से कर दिया गया। अगले दिन युवराज वीरेंद्र सिंह शोभा के साथ अपने राज्य की प्रस्थान किया। युवराज वीरेंद्र सिंह की जय हो। महाराज सूरज सिंह जिंदाबाद। समाप्त दोस्तों।